बिल्कुल, बच्चों को ना एक चीज डाल दी जाती है कि परफॉर्म और पैरिश। एंग्जाइटी का मतलब है कि हर टाइम एक चिंता में रहना, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा, नहीं होगा, बातें दिमाग में घूमते रहना, मैं रिजल्ट ला पाऊंगा या ला पाऊंगी। तो माँ बाप भी अधिकतर चीजों के अंदर एक जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और क्योंकि माँ बाप खुद पढ़े लिखे हैं तो वो और ज्यादा दबाव डालते हैं बच्चों के ऊपर। क्या उसके लिए भी उनको एक टाइमलाइन बनाने की जरूरत है कि 2 बार देंगे, नहीं होगा तो आई विल हैंग माय बूट्स? हम कहते हैं सूडो ऑप्टिमिज्म कि आपको सिर्फ होप है, हाँ, उम्मीद चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, पर उसके साथ हमने वर्ड लगा दिया सूडो, फॉल्स होप। हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आ रही है। कोविड के बाद मेंटल हेल्थ ने ऐसा बूम ले लिया है कि हर किसी के दिमाग में होता है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। पढ़ाइयाँ ये कहती हैं कि जिस माहौल के अंदर एक्सप्रेस्ड इमोशंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा मिलती हैं। तो इसी तरह से जैसे माँ बाप छोटी छोटी चीज़ों में गलती निकाल सकते हैं, तो पासिंग कमेंट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी तारीफ कर दी जाए। हम कहते हैं कि भी आप हफ्ते के अंदर 5.5 दिन पढ़ो और 1.5 दिन आप खाली छोड़ो। एक्सरसाइज, योगा, दैट ऑल्सो है। हेल्थ वायर मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सेहत से जुड़ी चाहे किसी तरह की कोई परेशानी हो, उसके जवाब लेकर हम आप तक आते रहेंगे। दिल्ली के जो मशहूर डॉक्टर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको आपके सवाल के जवाब देते दिखाई देंगे। इस वक्त हम गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हैं और डॉक्टर राजीव मेहता हमारे साथ हैं। स्ट्रेस एक सबसे बड़ा इशू है आज के वक्त में। हम चाहे बच्चों की बात करें, मिडिल एज की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, लेकिन आज जो फोकस है हमारा वो फोकस है बच्चों पे। हर की ख्वाहिश होती है, खास करके माँ बाप की ख्वाहिश होती है। डॉक्टर राजीव मेहता, आपका स्वागत है। थैंक यू। हर किसी की ख्वाहिश होती है, जो तमन्नाएं हम पूरी नहीं कर पाते अपने बच्चों से पाल लेते हैं, बिल्कुल। जिसका अतिरिक्त दबाव बच्चों पे नजर आता है। आज के वक्त में हम बात करते हैं यूजी एग्ज़ाम की, नीट एग्ज़ाम्स की, कि बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या कुछ उनको आप सलाह देना चाहेंगे और क्या कुछ किया जाना चाहिए इसको लेकर माँ बाप के लिए भी? उस पर विस्तार से बात करते हैं डॉक्टर राजीव से। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो यही है कि ख्वाहिश ये होती है हर माँ बाप की कि बच्चा डॉक्टर बने। ये दबाव आप पे भी रहा होगा, तो अब तो आप इस जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो बच्चे डॉक्टर बनने की तमन्ना पाले, सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको आप पहली सलाह क्या देना चाहेंगे? देखिए, पहली सलाह ये है कि आप अपनी इच्छा ज़रूर रखिए डॉक्टर बनने की, बट सिर्फ वही इच्छा है। एजुकेशन इज़ अ टूल टू अचीव समथिंग, मतलब आपके पास एक टूल है कि कुछ प्राप्त करना है जी। बट अल्टीमेटली वो अपने आप में एक अंत नहीं है, वो एक जरिया है आपकी ज़िंदगी बिताने का, कमाई करने का, इज्जत कमाने का, बट वो अंत नहीं है, ये समझना है। तो अगर बाई चांस नहीं होता या नहीं किया जा रहा उसके लिए, तो ज़िंदगी अंत नहीं हो गई है। ये क्या आप कह रहे हैं कि आप प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कि अगर नीट नहीं क्लियर हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई? बिल्कुल, बिल्कुल यही कहा जा रहा है। अगर 25 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं और सीट लगभग 2 लाख हैं, तो 23 लाख बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी होगी। कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट भी बनेगा, कोई बीएमएस डॉक्टर भी बनेगा, कोई फार्मासिस्ट भी बनेगा, कोई और किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ेगा। तो फील्ड एक ही थोड़ी है। और डॉक्टर बन के हमने करना क्या है? हमें कुछ चीज़ें चाहिए। चलो, एक भगवान का दर्जा दिया जाता था, पहले की बात है, अभी भी देते हैं, मान लिया हमने। पैसे कमाने हैं, इज़्ज़त कमानी है, तो सिर्फ यही फील्ड थोड़ी है जिसके अंदर पैसे और इज़्ज़त हो। आप एक अच्छे इंसान हैं, किसी भी अच्छे फील्ड में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो इज़्ज़त आ गई। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आप इंटरव्यूज़ देखिए, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कि दबाव इतना ज़्यादा होता है कि नींद उड़ जाती है, एंजाइटी अटैक्स हैं, बिहेवियरल चेंज आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, खाना नहीं, भूख नहीं लगता है। तो जब आप इस स्टेज पे आते हैं तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
बिल्कुल, बच्चों को ना एक चीज़ डाल दी जाती है कि परफॉर्म और पेरिश, या तो परफॉर्म करो या ख़त्म हो जाओ। तो ये इतना दबाव आ गया है आजकल, और ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, वो एक तरह से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लक्षण हैं, जी। जो कि अक्सर कोएग्ज़िस्ट करते हैं। एंग्ज़ायटी का मतलब है कि हर टाइम एक चिंता में रहना, जी। क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा, नहीं होगा, बातें दिमाग में घूमते रहना, मैं रिज़ल्ट ला पाऊँगा या ला पाऊँगी, ठीक है? फिर साथ में नींद कम, भूख कम, फ़ोकस कम, तो ये सारे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के लक्षण हैं। अब हमें ये समझना है कि हमें वो बच्चा हमारे पास किस स्टेज में आया। पहला है प्रिवेंटिव स्टेज, तो प्रिवेंशन जो है वो सबसे बेस्ट स्टेज है, बिल्कुल। उपचार से बेहतर रोकथाम। जी। तो रोकथाम जब होगी उसके लिए हम बात करते हैं, पर आपने जो प्रश्न किया वो उपचार का किया कि जब आए तो कैसे करें। फिर उसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेजेस होती हैं, हाँ और ना है, फिर जी। 0 से 100 तक की एक लाइन है, हमें ये समझना है। तो जब आपके साथ ये सारे लक्षण शुरुआत हो रहे हैं, तो उसी टाइम ही आपको ध्यान देना है। आपसे नहीं हो पा रहा, आप अपने टीचर की मदद लें। कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, आप उनसे बात करें। आपका जैसे माँ-बाप अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो उनसे बात करें। अगर आपको अपना सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर नहीं मेरे को ही बनना है, तो आप जाकर किसी से बात करें, काउंसलर से, साइकोथेरेपिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। ताकि आपके दिमाग में जो एक गाय की तरह आप सीधा-सीधा चल रहे हैं और एक डाल दिया गया है कि परफॉर्म और पेरिश, तो आपको एक अल्टरनेट रास्ता तो समझ में आए कि इसके अलावा भी ज़िंदगी है। पर अगर वो वही चीज़ मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में चला गया है, तो फिर पक्का ही आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। वहाँ चाहे दवाई साथ दी जाए और काउंसलिंग साथ दी जाए, चाहे काउंसलिंग अकेली हो, चाहे दवाई अकेली हो, फिर आपको किसी न किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम देखें, कोटा एक हब है। हर कुछ दिन में ऐसी खबरें आती हैं जहां बच्चों ने अपनी जान तक ले ली है। कोई एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का भी इंतज़ार नहीं करता है, दबाव इतना ज़्यादा है। इसके लिए माँ बाप कितने ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि हम अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशों का बोझ उन पर डाल देते हैं। राइट। देखिए, दबाव 3 जगह से आता है, माँ-बाप से, राइट? या माँ-बाप का मतलब साथ में सराउंडिंग फैमिली भी जी, होगी, जी। या खुद का दबाव होता है कि बाकी बच्चे बन रहे हैं, या हाँ। खुद की इच्छा होती है, या फिर तीसरा दबाव आता है टीचर से, ठीक है? तो माँ-बाप भी अधिकतर चीज़ों के अंदर एक जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं। आपने जब शुरुआत की तो बात की कि हमारे ऊपर दबाव, हमारे ऊपर उस टाइम इतना दबाव नहीं होता था मेरे ऊपर। मेरे ऊपर बिल्कुल। या हमारे जैसे के ऊपर हाँ। दबाव नहीं होता था, कारण कि उस टाइम थैंकफुली हम तो 2 ही भाई-बहन हैं, पर उस टाइम बच्चे ज़्यादा होते थे। मशीनी युग नहीं था, सारा काम खुद करना पड़ता था, और बच्चे बाहर जाते थे खेलने में, ये इडियट बॉक्स नहीं था उस टाइम, हाँ, बिल्कुल। तो सब कुछ आपस में बँट जाता था। और हमारे माँ-बाप ने कभी खुद दबाव नहीं महसूस किया पढ़ाई का, तो इसलिए हमारे ऊपर नहीं डाला गया। पर अब हम देखते हैं कि सब कुछ संकुचित होता जा रहा है, कि बच्चे घर के अंदर रहते हैं, माँ-बाप बाहर नहीं भेजना चाहते उनको कि बाहर खेलेगा तो बिगड़ेगा, मोबाइल में लगे रहते हैं, और क्योंकि माँ-बाप खुद पढ़े लिखे हैं तो वो और ज़्यादा दबाव डालते हैं बच्चों के ऊपर। तो और साथ में मशीनी युग हो गया, तो इसलिए उनको बच्चों के लिए टाइम और मिल गया। वो उनसे और काम कराएँगे, उनका और ऑर्गेनाइज़ रखेंगे शेड्यूल। तो इस वजह से माँ-बाप और ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़िम्मेदार होते हैं। माँ-बाप को भी वही चीज़ समझनी है कि डॉक्टर नहीं बने तो अंत नहीं है लाइफ का। हमारे बहुत समय से कहा जाता है, प्रथम सुख निरोगी काया। बिल्कुल। सीधी-सीधी है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब 10th किया तो पापा चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, तो उन्होंने बायोलॉजी दिलवा दिया, हमने ले भी लिया। 12th करके जब निकलने लगे और एंट्रेंस की बारी आई, तो मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ नहीं, तो ये मेरे बस का है नहीं। सेल्फ असेसमेंट भी कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए, कि क्या आप में इस एग्ज़ाम को निकालने की काबिलियत है भी या नहीं। यही वो दूसरी चीज़ आई, माँ-बाप के प्रेशर को डील किया, अब बच्चे का अपना प्रेशर, जो वो खुद डालता है या पीयर को देखकर डालता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ असेसमेंट, कि मैं डॉक्टरी की सबसे पहले तो कि मैं डॉक्टर बनने लायक हूँ या नहीं। नहीं हुआ।
कि मेरा उधर इंटरेस्ट है या नहीं है। बिल्कुल। फिर उसके बाद कि क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, और वो असेसमेंट करके अब आप ज़बरदस्ती उसको बढ़ाएंगे कि नहीं, मैं तो ज़बरदस्ती 12-12 घंटे पढ़ के कर लूँगा, मेरी इंटेलिजेंस कम है पर मेरे अंदर हार्डवर्क ज़्यादा है, तो ये करना कई बार अपने लिए नुकसानदायक हो जाता है। क्योंकि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस जो है कुछ ना कुछ पेन देकर जाएगा, और वो पेन कई बार फिर दिमागी या मानसिक बीमारी के रूप में आ जाता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो एक तो शेयर किया, दूसरा भी बताता। हमारी छोटी बहन का बच्चा हमारे साथ ही रहकर दिल्ली में, उसने 12th किया। माँ बाप वेल टू डू हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने। तो उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, या फिर कहें डॉक्टर बनने में, लेकिन उसने इस बार नीट दिया, नहीं हो पाया। मेरा सवाल यही है कि ये भी समझना क्या ज़रूरी है कि डॉक्टरी एक एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेना ही नहीं है। उसके बाद आपको 8 से 10 साल पढ़ना है, हर स्टेप को क्लियर करते हुए उन पढ़ी हुई चीज़ों को याद भी रखना है। डॉक्टर्स की जवानी सिर्फ पढ़ाई के अंदर खत्म हो जाती है और खर्च हो जाती है। अगर मैं दूसरे तरीके बिल्कुल। से बात करूं तो बिल्कुल। 8 से 10 साल तो आपने बहुत कम बताया। अच्छा, 5.5 साल की तो एमबीबीएस है। एमबीबीएस हो गया। हाँ। फिर उसके बाद आपने एक एंट्रेंस देना है एमडी के लिए। एमडी के एंट्रेंस में पहली बार हो गया तो 5.5, नहीं तो 1 साल और वेट करेंगे, 6.5। फिर एमडी आपकी 3 साल की, तो 9.5 हो गए। अब एमडी वालों को टायर 1 सिटी पसंद ही नहीं करती, या उनका वहाँ एस्टेब्लिश होना आसान ही नहीं है। अब आप उसके बाद करोगे सुपर स्पेशलाइजेशन या बाहर जाके करोगे फेलोशिप, फिर उसका एंट्रेंस, और फिर उसके बाद आप या तो खुद एस्टेब्लिश हो गए, जो कि आसान नहीं है, या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आपको एक बंदी बंधाई तनख्वाह मिलेगी और आप स्लेव की तरह काम करेंगे एक तरीके से। ठीक है। फिर जो आपका नाम आएगा वो आएगा उसके अगले 5-7 साल बाद या 10 साल बाद। मतलब आप 40 के बाद या 45 के बाद, 40 से 45 के बाद। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि बच्चे 3-3 साल, 4-4 साल लगातार एंट्रेंस दिए चले जा रहे हैं और नहीं हो रहा है। क्या उसके लिए भी उनको एक टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत है कि 2 बार देंगे, नहीं होगा तो आई विल हैंग माई बूट्स? जैसे ही आपने शुरुआत की थी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बिल्कुल वो फ्लो चार्ट आपका एक तैयार होना चाहिए। एक हम कहते हैं सूडो ऑप्टिमिज्म, कि आपको सिर्फ होप है, हाँ, उम्मीद चले जा रही है, पर उसके साथ हमने वर्ड लगा दिया सूडो, फॉल्स होप। बच्चे को अपने आप समझ में आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, 1-2 साल के बाद। और फिर उसको समझ में आना चाहिए कि मेरा फ्लो चार्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, और उसके बाद उसका प्लान भी शुरू हो जाना चाहिए। आपने भी एक किताब भी लिखी है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें खास करके बच्चों में, उसके बारे में ज़रा बताइए। मेरी जो किताब है रीवर्क, रीवायर, रिक्लेम, कि हम अपने ऊपर इस तरह से काम करें कि अपना हमारा दिमाग जो है वो वायरिंग हो और हम अपनी लाइफ को वापस रिक्लेम कर पाए। हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आ रही है। कोविड के बाद मेंटल हेल्थ ने ऐसा बूम ले लिया है कि हर किसी के दिमाग में होता है मेंटल हेल्थ। तो उसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या कारण है 21वीं सेंचुरी के अंदर जो हमें स्ट्रेस दे सकते हैं। जैसे ज़रूर से ज़्यादा बिजीनेस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, कि माँ बाप इतनी आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं कि उसके कारण संघर्ष आता ही नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज, एडॉप्शन, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ड्रग डिपेंडेंस, डिजिटल डिपेंडेंस, ऐसे ही 17-18 चैप्टर हमने एक कारण बनाए, और उन कारणों को एक एक लेकर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि इस कारण से आपको ये दिक्कत हो सकती है और इससे ऐसे ऐसे बचना है। इस कारण से न्यूक्लियर फैमिली से ये दिक्कत हो सकती है तो ऐसे बचना है। इनफर्टिलिटी से ये दिक्कत हो सकती है तो ऐसे बचना है। तो वो उस चीज़ के ऊपर ये किताब है। इससे पहले वाली जो किताब थी जी, स्पीक टू एनीवन इजीली, वो पेरेंटिंग के ऊपर थी एक तरीके हाँ, से। उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि कैसे की। राइट, वो किताब थी स्पीक टू एनीवन इजीली, और पब्लिशर है हमारा रूपा पब्लिकेशन, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन हाउस है। हमने ये देखा है, पढ़ाइयाँ ये कहती हैं कि जिस माहौल के अंदर एक्सप्रेस्ड इमोशंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा मिलती हैं। एक्सप्रेस्ड इमोशंस का मतलब होता है जिस भी संबंध में होंगे हॉस्टिलिटी,
मारना, पीटना, लताड़ना, गाली देना, या फिर पैसिव हॉस्टिलिटी, नाराज होकर चुप हो जाना कई समय तक। ओके। सेकंड जो आजकल दिखाई ज़्यादा देती है, क्योंकि हॉस्टिलिटी कम हो गया, सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस्ड इमोशंस का, ओवर कंसर्न, ओवर इंटरफेरेंस, ओवर प्रोटेक्शन। कि हाँ मेरा बच्चा, बड़ा प्यार करेंगे, ओवर पैम्पर। जब वो संघर्ष ही नहीं करेगा तो आगे जीना कैसे सीखेगा? ओवर इंटरफेरेंस, हर एक एक चीज का ध्यान रखना। हाँ, छोड़ जब दो वो- उसको, हैंडल करने दो। हाँ। जब बच्चा 2 बार साइकिल से गिरेगा नहीं तो चलाना कहाँ से सीखेगा? इसी तरह से ओवर इंटरफेरेंस, कि हर चीज के अंदर जानकारी चाहिए, ओवर कंसर्न। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिटिसिज्म एंड डायरेक्टिवनेस। हर चीज के अंदर टोकते रहना, ये कपड़े कैसे डाले हैं, रात को क्यों पढ़ते हो, दिन में पढ़ा करो, यहाँ सामान क्यों रख दिया है, पास वाली लाइट क्यों जलती छोड़ रखी है, ये खाना आधा क्यों छोड़ दिया, बेटा इसको बोल बोल के पढ़ो। हर चीज के अंदर आदेश उपदेश देते रहना, विदाउट द एडिक्वेट बैलेंस ऑफ, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, विदाउट द एडिक्वेट बैलेंस ऑफ प्रेजेस। आप तारीफ करो ही ना और सिर्फ गलतियां निकालते रहो। तो इस तरह से फिर बच्चों के अंदर इन तीनों चीज़ों की वजह से हीन भावनाएं और डिप्रेशन वगैरह आना शुरू हो जाता है, और फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या सलाह है बच्चों के लिए? अगर आप बच्चों के को फोकस रख के बताएं तो क्या सलाह है माँ बाप के लिए? राइट, माँ बाप के लिए सलाह है। हाँ। जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नियत, एक होता है तरीका। किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं तो ये 2 चीज़ें हैं। मसलन मेरे को पानी मंगवाना है, बेटा मेरे को पानी पिला दो, बड़े प्यार से कह रहा हूँ, बेटा प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, बेटा बड़ी प्यास लगी है, बेटा क्या मुझे पानी पिला दोगे, अभी तक पानी क्यों नहीं रखा। एक ही चीज़ 5 अलग अलग तरीके। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो जैसे जैसे हम वेस्टर्न हो रहे हैं तो हमें तरीके भी वेस्टर्न करने पड़ेंगे। हमारे माँ बाप के टाइम चल जाता था, जब 10 बच्चे होते थे, डांट पड़ती थी, आपस में डिवाइड हो जाता, चल जाता था। पर अब वेस्टर्न तरीके के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, क्या में बात की जाए ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के ऊपर आए। बेटा क्या इतनी पास बैठ के मोबाइल देखना ज़रूरी है? क्या इससे आंखें ख़राब नहीं हो जाएंगी? क्या आपने ज़रूर से ज़्यादा मोबाइल नहीं देख लिया आज? क्या साथ वाले कमरे की लाइट जल रही है, जल्दी छोड़ाए हैं क्या? अब हाँ या ना का जवाब कौन देगा? बच्चा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? एक बार हो सकता है जिद में कह दे कि नहीं किसी चीज़ को, पर उसे अंदर से मालूम है कि मैं गड़बड़ कर चुका हूँ या कोई कमी रह गई है। तो बच्चे से क्या में बात करें कि हाँ या ना का जवाब आए। बेटा क्या 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाना अच्छा होता है? और दूसरा, अगर हम ये देखें कि हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो पहले भगवान की भर भर के तारीफ करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि भगवान थोड़ा सा दे दे। हाँ। आपके और हमारे ज़माने में हमने सर्कस भी देखी हुई है। हाँ। जिसके अंदर से शेर आग के गोले में से कूद जाता था और बाद में उसको एक मीट का टुकड़ा दे दिया जाता था। तारीफ। ओलंपिक्स हो रहे हैं, मेडल मिलते हैं, तारीफ। बीवी जाएगी किसी पार्टी में, देखेगी किसने क्या ज्वेलरी डाल रखी, कैसे, ताकि मैं भी डालूं, लोग मुझे देखें और एक्नॉलेज करें, मतलब तारीफ। हाँ। तो इसी तरह से जैसे माँ बाप छोटी छोटी चीज़ों में गलती निकाल सकते हैं, तो पासिंग कमेंट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी तारीफ कर दी जाए। वाह मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, देखो मोबाइल में कितना टाइम कम लगाता है, खाना खाते ही इसने अपना प्लेट अपनी जगह पे रख दी, कितना रिस्पॉन्सिबल है, कमरा साफ रखता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज रखता है, कितना हैंडसम लग रहा है आज। रोज़ की 2 या 3 तारीफ कर दी, दैट इज़ गुड एनफ। और वो भी पासिंग, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, पर तारीफ के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, झूठ नहीं होना चाहिए। हाँ। कि ये ना लगे कि चापलूसी है। चापलूसी। दूसरा, किंतु परंतु नहीं लगना चाहिए। मैं कहूँ अपनी बीवी को, यार लग तो सुंदर है पर ये बिंदी मोटी है, पहली चीज़ तो खत्म। आप ऐसा कर पाते हैं? पहली चीज़ तो खत्म। हाँ खत्म, वो बिंदी पे मामला अटक जाएगा। राइट। हाँ। अब माँ बाप की बात करता हूँ, बेटा नंबर तो अच्छे आए पर ये मैथ्स में गड़बड़ कर दी। तो मेन फोकस तो मैथ्स है ना। मैथ्स है, हाँ बिल्कुल। तो वो किंतु परंतु लगाए बार बात करनी है। आपने बात करनी है तो उसके अंदर और जोड़ सकते हो, बेटा नंबर तो अच्छे आए हैं और अगली बार मैथ्स में बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, बहुत बदल गया सेंटेंस। इसमें एक चीज़ और था कि आजकल स्ट्रेस की एक और वजह जो नज़र आती है वो ये है कि कोई भी बच्चा जब एग्ज़ाम देता है, जैसे नीट का ही एग्ज़ाम इस बार रहा, सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होती रही और मुझे भी लग रहा था कि शायद एग्ज़ाम फिर से हो जाए,
ज़्यादातर लोगों को, जिस तरह के ऑब्जर्वेशन आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। लग नहीं रहा था, बल्कि हम सबको चाहत थी कि दोबारा से हाँ, हो। क्योंकि लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसका फायदा किसी न किसी को, छात्र को पहुंचा होगा जो अभी नीट में एडमिशन लेगा। ये जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम एग्जाम कंडक्ट करने का, और कंडक्ट होने के बाद जो क्लियर कर चुके हैं उनके लिए एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, जो ईमानदारी के साथ, और जो बेचारे नहीं रह गए हैं उनके लिए एक अलग तरह का स्ट्रेस है। बिल्कुल, ये भी क्या एक्युमुलेट करता है, क्या ये बढ़ाता है तनाव? बिल्कुल। धीरे धीरे जो आपकी अपेक्षाएं हैं जी। वो धीरे धीरे तनाव को तो बढ़ाएंगी, और अल्टीमेटली फिर वो दिक्कत करेगी। और जब वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी में पहुंच गई है, तो बजाय आप आत्महत्या के विचार जब आ रहे हैं और आप बजाय उसकी तरफ स्टेप लें, बेहतर ये है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से मिल लें। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मैं समझ गया। अच्छा बताइए। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो सरकारी सिस्टम है अभी एग्ज़ाम का, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, और जिस तरह से ये पूरा एक एपिसोड रहा आखिरी तक, सुप्रीम कोर्ट तक, वो बच्चों के लिए एक अतिरिक्त तनाव लेकर आया। बिल्कुल लेकर आया। जो अपेक्षाएं, उम्मीद है, और जब उसके अंदर समय लग रहा है तो वो दिन ब दिन उस चीज़ को एक्यूमुलेट करेगा, और वो दिन ब दिन सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़कर एक छत तक पहुंचेगा। ये तनाव एक्स्ट्रा रहेगा। तो लगता नहीं कि माँ बाप के साथ साथ जो एजेंसीज एग्ज़ाम कराती हैं, या जो सरकार है, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसको भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो वो लीक प्रूफ हो, जिससे जो बच्चा निकल गया वो आश्वस्त रहे कि उसका एडमिशन होना है, जो नहीं निकला वो अगली बार कोशिश करने के लिए फिर से जुट जाए। 100% होना चाहिए। ये सिर्फ स्ट्रेस के लिए नहीं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उनकी भी तो इज्जत का सवाल है ना। बिल्कुल। वहाँ पर भी तो है। डेफिनेटली इस टेंशन को तो दूर करेगा जब आपको मालूम है कि ये लीक प्रूफ है, कुछ नहीं है, सब कुछ ईमानदारी से है, तो आपका भरोसा और होगा। नहीं तो भरोसा टूट जाएगा, और इसी वजह से तो सारा ब्रेन ड्रेन होता है कि यहाँ पर भरोसा नहीं है, तो वो धीरे धीरे बाहर की ओर भेजते हैं लोगों को। कोचिंग कितना ज़रूरी है? जो बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और जो जिन हालात में रहकर पढ़ते हैं, कोचिंग का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं नीट या यूजी एग्ज़ाम्स में? अगर हम देखें उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, आप अपना अगर अनुभव बताएं तो, पढ़ाई को लेकर। हाँ, हमारे टाइम के अंदर जब हमने अपना एग्ज़ाम दिया था तब ऐसी कोचिंग, इतनी सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो सेल्फ स्टडी बहुत काम करती थी। अब इसके अंदर बात यह है कि सब पैसे की माया है। हमारे टाइम में स्कूल वाले अच्छा पढ़ा रहे थे, वहीं टीचर्स अच्छे थे। मैंने एक भी दिन कोचिंग नहीं ली। लास्ट के 1 महीने में कोचिंग ली, मेरा 152 रैंक था ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट टाइम में, राइट। तो बिना कोचिंग के हो गया ना। तो अगर स्कूल वाले ये ध्यान दें कि उनके पास टीचर्स की क्वालिटीज़ अच्छी हैं, स्कूल में वो ढंग से पढ़ाते रहें, तो कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर भी कितनी आवश्यकता है वो अपने अपने हिसाब से टेलर की जा सकती है। पर सिर्फ कोचिंग के ऊपर और लगातार पढ़ते रहो, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, वहाँ फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आप पढ़ाई भी करें, स्मार्टली करें, बिल्कुल, और इस तरह से उसको पूरा शेड्यूल बनाएं कि आपके कामयाब होने के चांसेस बेहतर हो जाए। हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई करने का तरीका, आपके ऑर्गेनाइज करने का तरीका पढ़ाई को, वो आपका स्मार्ट होना चाहिए। अगर मैं एक तरीके से कहूँ, जैसे हम लोगों ने किया कि आपने सारे चैप्टर्स लिख लिए भाई एक बार में, कि भाई बायोलॉजी के अंदर इतने चैप्टर्स हैं, आपके फिज़िक्स के इतने हैं, केमिस्ट्री के इतने हैं, और सामने आपने लगा दिया कि भाई मेरे को पढ़ते हुए इतनी देर लगेगी। अब आपके नंबर ऑफ आवर्स आ गए सब चैप्टर्स के इकट्ठे। अब आपको अपना शेड्यूल मालूम है, आप कितने देर निकाल सकते हो पर डे। आपने डिवाइड कर दिया, आपको पता लग जाएगा कितना समय लगता है। नंबर 1। नंबर 2, स्मार्टनेस पढ़ने का क्या होता है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको वो छोड़ देते हैं, और आसान क्वेश्चंस करते करते उनको लगता है कि हमें तो आ रहा है, जबकि वो आसान ऐसा होता है कि सबको आ रहा होता है। हाँ, आसान तो सबको आ रहा होता है। हाँ। तो अब बच्चों को करना क्या चाहिए कि जो नहीं आ रहा उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। वहीं रुकें, किताब उठाएं, पीछे किताब में वो टॉपिक पढ़ें, उसको सॉल्व करें, और उसको मार्क कर लें कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आया था, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर टाइम कम हो तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो नेक्स्ट टाइम भी नहीं हो रहे उसको एक एक्स्ट्रा मार्क कर लिया, फिर किताब उठाएं और पढ़ लें। तो इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी।
तो इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है स्टडी का, दैट इज़ रिवीजन। अब होता क्या है कि हमने चैप्टर पढ़ा और लगा कि जी चैप्टर आ गया, अब हम पूरी रीडिंग करके फिर दोबारा से रीडिंग करेंगे इस किताब की। पर कि जबकि साइंस ये कहती कि जैसे आपने पढ़ा और उसको दोबारा तुरंत पढ़ लिया तो आपको ज़्यादा ग्रैब होगा। तो आपने आज सुबह का जो टाइम टेबल बनाया, अब पढ़ा, और उसके बाद रात का 1 घंटा और सुबह का 1 घंटा उसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए छोड़ दिया, तो आपका एक दिन के अंदर ही 3 बार हो गया वो। पर हो सकता है कि वो उस टाइम बोरिंग लगे, यार सुबह ही तो पढ़ा था फिर दोबारा से कर रहा हूँ, बट आपके दिमाग में वो इम्प्रिंट ज़्यादा होता है और इवेंचुअली आपका टाइम कम लगता है। जो आप 3 रीडिंग इन कंटिन्यूएशन करेंगे उसके अंदर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। मान लो आपने 12 चैप्टर आज पढ़े, फिर दोबारा 12 पढ़ने थोड़े समय बाद, फिर दोबारा 12 पढ़ने, तो उस 3 रीडिंग के अंदर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। रादर आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसी को रात को रिवाइज किया, अगले दिन रिवाइज किया, तो टाइम आपका कम लगेगा। इसमें एक और सवाल था मेरा कि बच्चों को, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम ओवरऑल देखें, आजकल एग्ज़ाम्स को अगर 25 लाख बच्चों ने दिया और उसमें से 2 लाख सेलेक्ट हुए और 23 लाख नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उन 2 लाख से किसी तरह से कमतर है, क्योंकि इतना फोटो फिनिश हो गया है सब कुछ कि एक एक नंबर पे आप कई लोग उस पर मौजूद होते हैं। तो अगर आप, हाँ, इसमें इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल था, किस्मत भी एक बड़ा रोल प्ले करता है क्या? मेरे मन में वही आ रहा था कि हम कई बार डेस्टिनी की बात करते हैं, ठीक है, पर फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के बीच में अंतर तो होगा, पर हर कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना हुआ ना। हर कोई डॉक्टर बनने, अब आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि आपने बायोलॉजी में सेल्फ असेसमेंट किए, आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा मशहूर हैं। तो हर कोई उस चीज़ के लिए नहीं बना ना। तो और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं, बट आपको काम जिस भी फील्ड में करना है पूरा शिद्दत से करना है ताकि आप उसके अंदर बेस्ट हो पाओ, और हर फील्ड में बेस्ट पर्सन की ज़रूरत है। तो अब फिर से हम वापस उसी सवाल पे आते हैं, तनाव से निपटने के लिए, अगर हम अब इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हैं, बच्चों को जो नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब अगले साल देंगे, अब उसमें हमारा भांजा भी मौजूद हो गया क्योंकि बाबा आप उसे छोड़ेंगे नहीं, डॉक्टर बनाना है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं ना कि तनावग्रस्त रहने से कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ वो आपका वक्त खाता है और आपकी सेहत को ख़राब करता है। राइट, हम बात करते हैं अब कुछ चीज़ें बात करते हैं। पहले प्रिवेंशन की, कि बच्चों को प्रिवेंशन के लिए क्या कहा जाए। एक तो स्मार्ट स्टडी जैसे अभी बात हुई वो, उसके अंदर दूसरी बात हमने बीच में बात की कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो आपकी बीच में रिज्यूनेशन का टाइम बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। हम कहते हैं कि भी आप हफ्ते के अंदर 5.5 दिन पढ़ो और 1.5 दिन आप खाली छोड़ दो। 1.5 दिन खाली छोड़ने का मतलब क्या है कि जब आप अपना शेड्यूल बना रहे होंगे तो आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर शेड्यूल बनाते हैं, तो 5.5 दिन में जो कुछ स्टडी रह गई है उसको आप आधे पौने दिन में पूरा करो और फिर बाकी अपना मज़े करो, क्योंकि जब आप मज़े करोगे तभी आपका दिमाग शांत होगा और आगे ग्रैब करने के लिए तैयार होगा। मतलब एक ऐसा पीरियड होना चाहिए हफ्ते में जहां आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे। डेली भी होना चाहिए और हफ्ते में तो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, रोज भी आप कुछ घंटे रखें ऐसे? हाँ, रोज़ भी कुछ घंटे, चाहे वो एक्सरसाइज के हों, चाहे वो दोस्तों से गप्पे मारने के हों, फ़ोन के नहीं कि फ़ोन में आप एंजॉय कर रहे हो, वो नहीं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर है, तो समाज चाहिए। चाहे वो एक्सरसाइज के हों, चाहे वो माँ बाप को साथ में मदद कराने के हों, चाहे दोस्तों के पास जाने के हों, तो ये कुछ समय रोज का भी होना चाहिए और इवेंचुअली हफ्ते के आखिर में तो कुछ अच्छा वाला समय होना चाहिए कि आप बाहर जाके खाना खा के आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत समय होना चाहिए कि आप रिलैक्स करें। राइट, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर। दूसरी चीज़, प्रिवेंशन के लिए आपकी नींद पूरी होनी ज़रूरी है। खाना आपका स्वस्थ होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए। नींद लगभग 8 घंटे। आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि 6 घंटे में काम चल जाता है, ऐसा नहीं होता। शरीर को 8 घंटे चाहिए। शरीर का भी अपना एक इकोसिस्टम है, उसको ज़्यादा हिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रिवेंशन के लिए कि माँ बाप को उतना ज़्यादा जोर नहीं डालना,
माँ बाप को जो बात करने का तरीका है वो हमने अभी बात की, जो हमारी बिल्कुल, किताब हाँ। के अंदर दिया हुआ है। एक्सरसाइज, योगा, दैट ऑल्सो हेल्प्स। अच्छा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उससे प्रिवेंशन होता है। एक और था, हमने माँ बाप को बहुत एक्यूज़ किया है अभी कि माँ बाप की उम्मीदों का बोझ बच्चों के कंधे पे होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा आसमान की बुलंदियों को छुए, तो वो भी एक तमन्ना होती है। माँ बाप के लिए आप क्या अलार्म बताते हैं कि बच्चा तनाव में है, स्ट्रेस में है, इसको कैसे एसेस करे वो? राइट। दो चीज़ों की बात करेंगे हम यहाँ पर। पहली चीज़ कि हमने माँ बाप को एक्यूज़ किया और उनकी तमन्नाओं का बोझ दूसरों के ऊपर है। हम तमन्नाएं जो है वो है नीयत, पर जो बोझ डाल देते हैं वो है तरीका। हाँ बिल्कुल, हाँ। आप नीयत रखो ना, नहीं पर रखो। उस नीयत के लिए जो आप तरीका अपनाते हैं वहां गड़बड़ है। ओके, ठीक है, हाँ। आपने नीयत 4 बार कन्वे कर दी, ठीक है। अब हाँ, सास बहू जैसा एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे हाँ, हाँ। तो फिर वो सास बहू जैसी चीज हो जाएगी ना। राइट। दूसरा प्रश्न, आंसर, क्वेश्चन में भूल रहा मैं क्वेश्चन ये था कि माँ बाप, हूं कि क्या रेड फ्लैग्स, हाँ, रेड फ्लैग्स क्या है? हाँ। रेड फ्लैग्स क्या है। राइट। देखिए, अगर आपको अपने बच्चे के बिहेवियर में बदलाव नज़र आ रहा है कि वो पहले अलग था और अब अलग है, तो सबसे पहले तो माँ बाप ही समझ सकते हैं ये। और ये बिहेवियर बदलाव, व्यवहारिक बदलाव, यही पहला रेड फ्लैग साइन है। अब वो व्यवहारिक बदलाव हो क्या क्या सकते हैं कि बच्चा पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, उसकी नींद कम हो गई है, खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा, मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहा है, बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहा है, या फिर वो कहीं न कहीं नशे की लत में पड़ता जा रहा है। वो भी पता लग जाता है कि आँखें लाल-लाल नज़र आएँगी या कुछ अलग से स्मेल आएगी, ठीक है? कई बार वो रोने लगेगा बिना मतलब ही, और या ज़रूरत से ज़्यादा चुप हो जाएगा या ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। तो बहुत सारे रेड फ्लैग साइन्स हैं, माँ-बाप को समझ में आ जाता है। और उसको फिर ये समझना कि ये तो नेचुरल है, इस वजह से हो रहा है, वहाँ हमारी यानी इन इन पैटर्न्स को नजरअंदाज ना किया जाए, एड्रेस किया जाए। इन पैटर्न को एड्रेस किया जाए, और इन पैटर्न को कारण की वजह से हो रहा है ये मत समझे सिर्फ। हाँ, खुद जस्टिफिकेशन ना उसके लिए बना हाँ, लें। कि भाई पढ़ाई कर रहा तो इसलिए हो रहा है, पर जो हो रहा है दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट ना। हम कई बार कारण को नहीं खत्म कर सकते, पर उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है उसको तो हम खत्म करेंगे ना। अदरवाइज वही कॉन्सिक्वेंसेस कल एक भयंकर रूप ले लेगा। बारिश को नहीं बंद कर रहे, पर बारिश से भीगने के लिए छाता ले रहे हैं। कारण है कि भाई उसकी पढ़ाई ज़्यादा है या हमारा जोर ज़्यादा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, पर जो हो रहा है वो एक बीमारी का रूप ले रहा है, ये हमें समझना है। तो बच्चे को ऐसी सिचुएशन में जब आपको बच्चा का जो व्यवहार है वो बदलता हुआ दिखे, तो पहले स्टेप पे इंटरवीन करिए, बैठ के बात कीजिए, यस, उसको वो एक ब्रीदर दीजिए, सांस लेने का स्पेस दीजिए। यस, यस। और अगर समझ में आए कि बच्चा नहीं डील कर पा रहा है तो प्रोफेशनल की मदद लें, डॉक्टर ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको उन सारे सवालों के जवाब मिले होंगे जो एक माँ बाप के तौर पर आपके जहन में आते हैं, या फिर एक स्टूडेंट के तौर पर आप इन परेशानियों से हमेशा दो चार होते हैं। तो जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये सोच कर ना करें कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि डेस्टिनी ने भी आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। कोशिश हमारे और आपके हाथ में है, नतीजा ऊपर वाले।